Good afternoon, students. Today we are going to start with our next poem by William Shakespeare. The title of the poem is To Be or Not to Be. Now, this poem is basically in a form of a soliloquy. And this soliloquy is taken from William Shakespeare's play Hamlet. ये जो लाइन है टू बी और नॉट टू बी इज़ टू लिव एंड नॉट टू बी इज़ टू डाई, दैट इज़ द क्वेश्चन. यानी हैमलेट जो है, जो कि प्रोटैगनिस्ट है उस प्ले का, महानायक है, या इसको आप कहेंगे जिसके आसपास पूरा प्ले घूमता है, तो वो यहाँ उसके सामने जो प्रश्न है कि वो उसे जीवित रहना चाहिए या उसे मर जाना चाहिए, ही शुड कमिट सुसाइड. तो ये एक इट्स अ लाइन वी ऑल हैव रेड एट सम पॉइंट. कोट भी की जाती है ये जोक की तरह. कई बार हम कहते हैं कि मरने और जीने का प्रश्न है. तो बेसिकली सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सॉलिलॉक्वी क्या होता है. सॉलिलॉक्वी जो होता है एक मोनोलॉग होता है. मोनोलॉग का मतलब मोनो मीन्स वन. तो यहाँ मोनोलॉग से क्या मतलब है? जब हम अपने आप से बात कर रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं स्वयं से कह रहे हैं. थॉट्स स्पोकन आउट लाउड विदाउट एड्रेसिंग अनदर. आपने अक्सर मूवीज़ में, सीरियल्स में, नाटकों में देखा होगा कि कोई अच्छा पात्र या कोई बुरा पात्र जो है वो अपने आप से कुछ कहता है और उसकी जो कई भी बात है, उसके मन की जो बात है, वो ऑडियंस को सुनती है, लेकिन उसके साथ खड़े हुए व्यक्ति को नहीं सुनाई देती. Soliloquies are used as a device in drama to let a character make their thoughts known to the audience. तो ये जो स्वकथन या soliloquy का फॉर्म है, ये क्यों यूज़ किया जाता है प्ले के अंदर? ताकि उस पात्र के मन में उठने वाले विचारों से अवगत कराया जा सके. किसे अवगत कराना है? ऑडियंस को. ऑडियंस को मालूम होना चाहिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है. एड्रेस इट डायरेक्टली और टेक इट इनटू देयर कॉन्फिडेंस. या तो वो उनको डायरेक्टली एड्रेस करता है, संबोधित करता है, या उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में रखकर वो कार्य को आगे बढ़ाता है. यानी हमें पता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, साथ वाले को नहीं पता. दिस इज कॉल्ड soliloquy. Now, to start this poem की स्टार्टिंग से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो पोएट है, पोएट कौन है? शेक्सपियर है. किस के बारे में उसने ये प्ले लिखा है? हैमलेट के बारे में लिखा है. हैमलेट जो है वो मेन कैरेक्टर है उस प्ले का. हैमलेट के पिता जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है और इस प्ले के स्टार्टिंग में उसे अपने पिता का गोस्ट नज़र आता है. पिता का गोस्ट जो है वो बहुत एग्नी में है, कष्ट में है, उसे मुक्ति नहीं मिल रही है और वो चाहता है कि उसका बेटा उसका बदला ले. वो अपने बेटे को बताता है कि किस प्रकार से उसके अंकल क्लॉडियस ने उसका मर्डर कर दिया है. अब वो अपने आप से बात कर रहा है और छिपकर किंग क्लॉडियस और पोलोनिस जो उसके किंग का काउंसलर है वो सुन रहे हैं. हाइडिंग, ईव्सड्रॉपिंग कहते हैं जब हम चुपचाप से कान लगाकर दूसरे की बातों को सुनते हैं. फर्स्ट लाइन एंड द मोस्ट फेमस ऑफ द soliloquy raises the overarching question to be or not to be. That is the question means to live or to die. Interestingly, Hamlet poses this as a question for all of humanity rather than for only himself. है ना, पूरी मानवता के सामने उसने ये प्रश्न रखा है, सिर्फ अपने बारे में वो बात नहीं कर रहा है. He begins by asking whether it is better to passively put
up with life's pains or actively ended via suicide. सबसे पहले वो कहता है, क्या मुझे स्लिंग्स उठाने चाहिए, क्या मुझे एरोज़ उठाने चाहिए, क्या मुझे आर्म्स उठाने चाहिए अगेंस्ट अ सी ऑफ ट्रबल्स, मेरे सामने जो समुद्र रूपी मुसीबतें आ रही हैं उनका मुकाबला करने के लिए क्या मुझे अस्त्र शस्त्र उठाने चाहिए, या कि मैं सुसाइड कमिट कर लूँ। क्योंकि उसमें पता है कि अगर वो चाहेगा तो उन्हें वो ख़त्म भी कर सकता है, उन मुसीबतों से वो जीत भी सकता है। तो यहाँ प्रश्न ये है कि क्या करना चाहिए। हैमलेट इनिशियली आर्ग्यूज दैट डेथ वुड इंडीड बी प्रेफरेबल। और जब हम ये सॉलिलॉकी की लाइंस पढ़ना शुरू करते हैं तो इनिशियली हमें दिखता है कि हैमलेट जो है उसे लगता है कि डेथ को प्रेफरेंस देना ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो कहता है डेथ जो है एक पीसफुल स्लीप की तरह है, एंड बाय अ स्लीप टू से वी एंड। उस स्लीप के द्वारा हम ये कहते हैं कि हमारा जीवन का अंत हो गया। हार्ट एक एंड 1000 नेचुरल शॉक्स डेट फ्लैश इज़ एयर टू। और हमारे दिल में उठने वाले हर प्रकार के दर्द से, हज़ारों प्राकृतिक आपदाओं से, और भी कई सारी मुसीबतें जो कि हमारा फ्लैश कहते हैं ह्यूमन बॉडी, इज़ एयर टू। एयर मीन्स वो उसका उत्तराधिकारी है। यानी जब हमें मनुष्य शरीर मिला है तो हमें बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी संकटों का सामना भी करना पड़ेगा। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं। हाउएवर ही क्विकली चेंजेस हिज ट्यून व्हेन ही कंसीडर दैट नोबडी नोज फॉर श्योर व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ। लेकिन जल्दी ही वो अपना ट्यून बदल लेता है। उसका जो विचार था मरने की, जो उसकी इच्छा थी, क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि कोई नहीं जानता डेथ के बाद क्या होता है। वो भी ये भी नहीं जानता कि आफ्टर लाइफ है भी कि नहीं है। और अगर आफ्टर लाइफ है तो हो सकता है कि जिस लाइफ को वो जी रहा है उससे भी ख़राब लाइफ हो जाए। दिस रियलाइजेशन इज़ वॉट अल्टीमेटली गिव्स हैमलेट पॉज when it comes to taking action, that is committing suicide। यानी उसके सारे विचारों पर एक पॉज, यानी उन पर एक रुकावट पैदा हो जाती है, रोक लग जाती है, पॉज लग जाता है। उसके विचार श्रृंखला पे भी पॉज लग जाता है जब, क्योंकि वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मृत्यु के बाद का जो जीवन है उस जीवन को वो झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। In this sense, humans are so fearful of what comes after death, the possibility that it might be more miserable than life, that Hamlet are rendered immobile, that they, including Hamlet। तो यहाँ पर केवल हम हैमलेट की बात नहीं करते हैं बल्कि सारी मानवता की बात कर रहे हैं कि जब हम इस प्रकार से अपने अंदर विचारों में मंथन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो अल्टीमेटली वो इंट्रोस्पेक्शन हमें कमज़ोर बना देता है और हम किसी भी प्रकार का एक्शन या कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाते। तो इस प्रकार से हैमलेट जो है उसकी ये सॉलिलॉकी यहाँ पर ख़त्म हो रही है इस बिलीफ के साथ में। और अब हम क्रिटिकल थीम्स देखते हैं इस प्ले को लेके। कुछ 3 क्रिटिकल थीम्स हमारे सामने निकल कर आते हैं टू बी और नॉट टू बी सॉलिलॉकी को लेकर। पहला है डाउट एंड अनसर्टेनिटी। डाउट कहते हैं जब आप किसी चीज़ पर अविश्वास करते हो, आपको शंका होती है ये होगा ये नहीं होगा, लाइक दैट। अनसर्टेनिटी का मतलब वो भी अनिश्चितता है। दूसरा है लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु। और तीसरा है मैडनेस। ये 3 थीम्स माने गए हैं बेसिकली हैमलेट की सॉलिलॉकी को लेकर। डाउट और अनसर्टेनिटी जो है इस प्ले में उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हैमलेट जो है उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने आप से डिसाइड ही नहीं कर पाता कि उसे अपने पिता के कातिल जो उसका अंकल है क्लॉडियस को मार दे और उनके पिता के डेथ का बदला ले ले। तो इस बात को ही वो डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि
ये डाउट और अनसर्टिनिटी क्यों है? क्योंकि उसको लगता है क्या वो उसके पिता का गोस्ट सच है? क्या मैंने वास्तव में उसे देखा है? क्या वास्तव में क्लॉडियस ने मेरे पिता को मारा है? क्या मैं क्लॉडियस को मार दूं? क्या मैं खुद को मार लूं? एंड वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ किलिंग क्लॉडियस, ऑफ नॉट किलिंग हिम? क्या परिणाम होंगे क्लॉडियस को मारने के और क्या परिणाम होंगे क्लॉडियस को ना मारने के? तो क्लियर आंसर उसे कहीं नहीं मिलता। इन सारे प्रश्न उसके अंदर उमड़ घुमड़ कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो इनडिसाइसिवनेस है, उस इनडिसाइसिवनेस एक्शन और इनएक्शन को लेकर, और वो इनडिसाइसिवनेस का रिजल्ट ये होता है कि वो किसी प्रकार का कोई भी कदम नहीं उठा पाता। हैमलेट जो है हिमसेल्फ हेसिटेट्स टू किल हिमसेल्फ एंड इज इनएक्सप्लिकेबली फ्रोजन इन प्लेस। यानी क्लॉडियस को मारना तो दूर, वो तो खुद को भी नहीं मार पा रहा है, उसके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, एकदम जम गए हैं। तो ये डिसीज़न मारने की क्षमता उसके अंदर है ही नहीं, ना वो क्लॉडियस को मार पाता है, ना वो स्वयं को मार पाता है। दूसरा थीम है लाइफ एंड डेथ। ये जो टू बी और नॉट टू बी सॉलिलोकी है, ये जीवन और मृत्यु, लाइफ और डेथ का जो कॉम्प्लेक्स नोशन है, कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जटिल नोशन कहते हैं, विचार। हम बात करते हैं जीवन क्या है, फिर कहते हैं मृत्यु क्या है, फिर कहते हैं मृत्यु के बाद का जीवन क्या है, आफ्टर लाइफ किसे कहते हैं, आफ्टर लाइफ में क्या होता है। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके हमारे पास जवाब नहीं है, फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं ये। क्योंकि ये फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैमलेट को परेशान कर रहे हैं, उसके मन में एक डिबेट चल रही है इन चीज़ों को लेकर, है ना। उसे अपने पिता का बदला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या उसे स्वयं को मार लेना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। बट लाइक सो मैनी अदर्स, हैमलेट फियर्स द अनसर्टेनिटी डाइंग ब्रिंग्स एंड इज टॉर्मेंटेड बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ एंडिंग अप इन हेल। यानी उसका डर जो है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि वो उसे टॉर्मेंट दिया जाए, उसे बहुत कष्ट पहुंचाए जाए, हमेशा हमेशा के लिए उसे, है ना, नरक में डाल दिया जाए। तो उसका जीवन जो है यहाँ के जीवन से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगा। तो ये हैमलेट के जो अटेम्प्ट हैं, ये जो लॉजिकली वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है डेथ को और इस संसार को, उसे लगता है कि जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो इन सारे प्रश्नों के जवाब नहीं पा सकता। और थर्ड थीम है मैडनेस। सारे राइटर्स, कई सारे लोगों ने इस बात को कहा कि हैमलेट जो है ही वॉज नॉट मेंटली स्टेबल। और ये जो थीम ऑफ मैडनेस है, इसके अराउंड ये पूरा प्ले चल रहा है। कुछ कहते हैं कि वो पागलपन का दौरा कर, झूठा ढोंग कर रहा था, फेनिंग मैडनेस। फेन करना मीन्स टू प्रिटेंड कि वो मैड है, या फिर वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि वो बिहेव कर रहा है या वो वास्तव में पागल हो गया है। Hamlet begins his soliloquy. Claudius and Polonius are revealed to be hiding in an attempt to eavesdrop on Hamlet, and later Ophelia when she enters the scene. Now, what the audience doesn't know is whether Hamlet knows he is being listened to. जब ये सॉलिलॉकी स्टार्ट होती है तो हमें दिखाया जाता है स्टेज पर हैमलेट है जिसके मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं, वो उन बारे में सोच रहा है, और छिपकर पोलोनियस और क्लॉडियस उनकी बातों को सुन रहे हैं, उसकी बातों को, और वो नहीं जानता कि इस प्रकार से उस पर जासूसी की जा रही है, उसकी बातों को सुना जा रहा है। बाद में ओफिलिया वो आती है, ही इज़ अनअवेयर, उसे मालूम नहीं है, पॉसिबली मैड मैन हु हैज़ नो आइडिया व्हाट टू थिंक एनी मोर,
when it comes to life, death, and religion as a whole. If we believe that Hamlet is aware he is being spied on, the soliloquy takes on an entirely new meaning. क्योंकि अगर हम ये कहें कि नहीं भाई, हैमलेट तो पूरी तरह से जानता था कि उसे सुना जा रहा है, छिपकर उस पर नज़र रखी जा रही है, तो फिर इस सोलिलोकी का मतलब ही बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग हो जाता। अगर वो स्पाई, उसके ऊपर स्पाई किया जा रहा है, जासूसी की जा रही है, अगर उसे पता होता। He bemoans the burdens of life in an effort to perplex Claudius and Polonius, or make them believe that he is overwhelmed with grief for his recently deceased father. यानी वो ऐसा दिखाने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, या ढोंग करने की कि वो अपने पिता की डेथ से बहुत परेशान है या दुखी है। Whatever the case, it is clear that Hamlet is an intelligent man who is attempting to grapple with a difficult decision. Whether or not he is truly man here or later in the play is up to you to decide. ये जो सोलिलोकी हमें दी गई है इन लाइंस में, हमें यहाँ कहीं क्लैरिटी नहीं है, कहीं क्लियर नहीं है, लेकिन हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि वो एक इंटेलिजेंट मैन है और वो इस तरह का कोई भी गलत डिसीज़न नहीं लेगा। और आप जब उस प्ले को पूरा पढ़ लेंगे तो आप इस बात को जान सकते हैं, क्योंकि ये प्ले के अंदर से कुछ पार्ट लिया गया है, हमारे सिलेबस में इसे रखा गया है। और इस सोलिलोकी की इम्पोर्टेंस इतनी है क्योंकि जितना पार्ट लिया है शेक्सपियर के उस प्ले में से, तो वो इसी क्वेश्चन पे रिवॉल्व करता है कि वो डिसीज़न मेकिंग पावर को खो बैठता है। वो जो एक्शन जो है, एंटरप्राइजिंग जो एक्शन होता है, वो एक्शन वो नहीं ले पाता है, और इसके साथ ही प्ले का एंड हो जाता है। बिकॉज़ वो कहता है जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं या हम जब ओवर इवैल्यूएशन करते हैं तो वो क्या होता है, उससे आदमी कॉवर्ड बन जाता है, कमज़ोर बन जाता है और किसी तरह का डिसीज़न नहीं ले पाता। और इन विचारों के साथ जो आपका सोलिलोकी है उसका एंड हो जाता है। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज़ क्लास।